हाँ, 5.5 के बाद 5.6 प्राचलिक फलन। तो प्राचलिक फलन क्या होते हैं पहले ये समझ लेना है, उसके बाद प्राचलिक फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है ये जानना है। आप भले ही ऑनलाइन क्लास ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आपकी रेगुलरिटी है अथवा नहीं है। अगर आपकी क्लास क्रमबद्ध चल रही है, रेगुलर क्लास आप अटेंड कर रहे हो, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पूरी टेस्ट सीरीज कराई जाएगी, पूरा सिलेबस भी कवरेज कराया जाएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। गणित की सबसे बड़ी कमजोरी है क्रमबद्धता। अगर कोई स्टूडेंट क्रमबद्धता को बनाए रखता है तो गणित में उसके पूरे मार्क्स आते हैं, कहीं भी मार्क्स कटने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर उसकी क्रमबद्धता नहीं रहती है, कहीं पर भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से वो क्रमबद्धता बनाए रख सकता है। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान दें, अगर किसी कारणवश क्लास में नहीं आ पाते हो तो आप उसी दिन YouTube के माध्यम से अपनी क्रमबद्धता को बनाए रखें। और क्रमबद्धता बनी रहेगी तो गणित सबसे सरल सब्जेक्ट है, और आपकी क्रमबद्धता नहीं है तो गणित आपको कठिन महसूस होने लगेगा। कठिन होता नहीं है, कठिन केवल क्रमबद्धता तोड़ने से महसूस होने लगता है। तो ध्यान रखें इस बात का। तो सबसे पहले जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उसे हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। अगर चर राशि x तथा y किसी तीसरी चर राशि पर निर्भर करने लगते हैं, तब वो तीसरी चर राशि क्या कहलाती है? प्राचल कहलाती है, पैरामीटर कहलाती है। और इस प्रकार के समीकरण क्या कहलाने लगते हैं? प्राचलिक समीकरण। तो प्राचलिक फलन के अंतर्गत एक तीसरी चर राशि आ जाती है, जबकि वास्तविक रूप में फलन की परिभाषा क्या है? फलन से क्या आशय है? फलन निर्भरता है। एक राशि जब दूसरी राशि पर निर्भर करती है तो वो उसका फलन कहलाती है। फलन को प्रतिचित्रण भी कहा जाता है, मैपिंग भी कहते हैं। तो प्रतिचित्रण का तात्पर्य क्या है? एक राशि जब दूसरी राशि पर निर्भर करने लग जाए तो वो उसका क्या कहलाती है? फलन। और जिस पर निर्भर कर रही होती है वो वहां पर होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसी होती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अर्थात स्वतंत्र चर राशि होती है। और जो निर्भर कर रही होती है वो होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आश्रित होती है, परतंत्र होती है। तो दो राशियों के बीच एक संबंध ही तो फलन है, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन नहीं था। वह संबंध फलन था जहां पर अद्वितीय प्रतिबिंब है, अर्थात किसी x के लिए केवल एक y प्राप्त होता है और प्रत्येक x के लिए y चाहिए। तो वहां पर x स्वतंत्र हो जाता है, y आश्रित हो जाता है, तो y इक्वल फंक्शन ऑफ x। परंतु यहां पर x इक्वल फंक्शन ऑफ, जैसे मान लेते हैं कि पैरामीटर है वो t है, तीसरी चर राशि, तो y इक्वल फंक्शन ऑफ t हो जाएगा, x इक्वल फंक्शन ऑफ t हो जाएगा। तब हम चाहते हैं y का x के रेस्पेक्ट में अवकलज फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर कैसे फाइंड करें? तो हमें पैरामीटर के रेस्पेक्ट में कर देना चाहिए दोनों का। तो x का भी t के रेस्पेक्ट में, y का भी t के रेस्पेक्ट में। जब हम ऐसा कर देंगे तो चेन रूल के थ्रू हमें पता है कि लेबनिज ने ये बताया था कि जो अवकलज का जो आपका चिन्ह है, जो संकेत है, जो सिंबल है, वो बहुत ही लचीला है, तो ये भाग की तरह व्यवहार करता है। तो उसके बाद हमें भाग विधि से डिवाइड x फाइंड कर लेना चाहिए। कभी कभी चर राशि का विलोपन, पैरामीटर का विलोपन कर लेते हैं, एलिमिनेशन कर देते हैं, उसे एलिमिनेट कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। तो विलोपन द्वारा भी सरल हो जाता है प्रश्न। और जब विलोपन सुविधाजनक नहीं होता है तो पैरामीटर के सापेक्ष उसके रेस्पेक्ट में करने के बाद भाग विधि द्वारा अवकलज फाइंड कर लेते हैं। तो समझिए इसे ध्यान से। y इक्वल फंक्शन ऑफ t, y है वो किस पर निर्भर कर रहा है? t पर। x भी आपका निर्भर कर रहा है t पर। मान लीजिए किसी अलग नियम से है, ये कोई अलग नियम है,
फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल ही तो है, एक नियम ही तो है। फंक्शन एज ए मशीन बट नॉट ए मशीन, फलन एक मशीन की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बाई निर्भर कर रहा है टी पर, तो टी यहाँ पर स्वतंत्र हो गया है, यहाँ पर भी टी कैसा हो गया? स्वतंत्र हो गया है। ये दोनों ही आश्रित हो गए हैं, परंतु हम अवकलज बाई का एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहते हैं। तो एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करने के लिए हमें बाई का भी टी के रेस्पेक्ट में कर देना चाहिए, एक्स का भी टी के रेस्पेक्ट में कर देना चाहिए। तो दोनों का कर देते हैं, तो इसका हो जाएगा डी वाई डी टी, क्या हो जाएगा? एफ डैश टी, और इसका हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स जी डैश ऑफ टी, जो भी यहाँ पर फलन रहा होगा हो गया होगा। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी टी को डिवाइड कर देना चाहिए डी एक्स डी टी से। डिवाइड करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि क्या फाइंड हो रहा है? डी वाई डी एक्स, क्योंकि ये भाग की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रकार से अलग अलग अवकलन करने में असुविधा होती है, तब हम टी को एलिमिनेट कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं। एक इक्वेशन से टी की वैल्यू दूसरे में रिप्लेस कर देते हैं, और रिप्लेस करने के बाद एक्स और वाई में एक इक्वेशन फाइंड हो जाता है, तो सीधा डी वाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है, आप अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी है कि y किसी तीसरे चर पर निर्भर करेगा, वो t है या कोई भी चर है। फॉर एग्जांपल मैंने t लिया है, यहाँ पर वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, दोनों एक ही पर करेंगे। तो यहाँ पर t को क्या कहा जाता है? प्राचल कहा जाता है। इस प्रकार का वेरिएबल क्या कहलाता है? पैरामीटर कहलाता है। यहाँ पर t क्या है? यहाँ जो t है आपका प्राचल है, ये प्राचल है, पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राचलिक फलन कहते हैं। यदि x तथा y दोनों किसी तीसरी चर राशि t पर निर्भर करते हैं, तो यहां पर t को प्राचल कहते हैं, और इस प्रकार के समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। तो प्राचलिक समीकरण दिए होने पर प्राचल के सापेक्ष अवकलन करने के बाद भाग विधि द्वारा डी वाई डी एक्स ज्ञात कर लेते हैं। परंतु कभी कभी डी वाई डी एक्स प्राचल के विलोपन द्वारा सरलता से ज्ञात हो जाता है, तो उसी स्थिति में विलोपन द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? तो अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। देखिए x t पर निर्भर कर रहा है, y t पर निर्भर कर रहा है, तो t यहाँ पर प्राचल हो गया, तो दोनों का हमें प्राचल के सापेक्ष अवकलन करना है। उसके बाद हमें भाग विधि द्वारा डी वाई डी एक्स प्राप्त करना है। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? डी डी टी, t के रेस्पेक्ट में चल रहा है x, 2 ए कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 पावर आएगी तो क्या कर देगी? इसे 4a t, ये हो गया, t के रेस्पेक्ट में चल रहा है। जैसे x के में x का 1 होता है, ऐसे t के रेस्पेक्ट में t का भी 1 हो जाएगा। इसका करेंगे तो डी वाई डी टी क्या फाइंड होगा? 4 आगे आएगा, तो 4a t क्यूब। अब क्या कर देना है? डी वाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डिवाइड कर देना है, डी वाई डी टी इज डिवाइड बाई डी एक्स डी टी। करो डिवाइड, इसकी वैल्यू है 4a t क्यूब अपॉन 4a t, क्या फाइंड हुआ? डी वाई डी एक्स इक्वल 4a से 4a लेस, 2 पावर कम हो जाएंगी, 1 पावर कम हो जाएगी, तो क्या रह जाएगा? t इसका। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है x इक्वल a cos थीटा y इक्वल b cos थीटा। तो यहां पर सीधा थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, पैरामीटर कौन हो गया? यहाँ पर थीटा हो गया, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करना चाहिए, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तब यहां से क्या आ जाएगा? dx d थीटा इक्वल a कांस्टेंट है, cos का क्या होता है? माइनस, तो माइनस का a sin थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से dy d थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का b sin थीटा हो जाएगा। अब डिवाइड करना है, हमें चाहिए dy dx, तो dy dx क्या हो जाना चाहिए? dy d थीटा इज डिवाइड बाई dx d थीटा। डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पर है माइनस का b sin थीटा और इज डिवाइड बाई माइनस का a sin थीटा, तो क्या रह जाएगा अपने पास? केवल b अपॉन a। हमें फाइंड हो जाता है dy dx इक्वल b अपॉन a।
समझ में आ गया बिल्कुल ठीक। x इक्वल sin t, y इक्वल cos 2t। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर t। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t की रेस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा dx dt। sin t का क्या होता है cos t, ऐसे ही इसका करेंगे dy dt। तो cos का नेगेटिव होता है तो माइनस sin 2t, लेकिन यहाँ पर डबल है 2 है तो इसका करेंगे तब 2 और आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब डिवाइड कर देना चाहिए हमें, dy dx इक्वल dy dt इज डिवाइड बाई dx dt। करो डिवाइड, तो माइनस का 2, ये लिखा हुआ है sin 2t। साइन को मैं हाफ एंगल में तोड़ रहा हूं क्योंकि यहाँ पर टी एंगल है, यहाँ पर डबल है। तो sin 2 थीटा की वैल्यू होती है, sin 2 इक्वल होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 sin t cos t, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन क्या है cos t। ठीक है, तो देखो क्या फाइंड होता है, dy dx इक्वल, ध्यान दें यहाँ पर cos t से cos t, यहाँ पर केवल क्या रह जाएगा माइनस का 4 sin t। इजी है, तो यहां से क्या हो जाएगा dx dt तो 4 ही रह जाएगा, t का 1 हो गया। यहां पर करेंगे dy dt, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा t की पावर -1 हो गया ना, तो नेगेटिव हो जाएगा और एक पावर और कम होगी तो -1/t² हो जाता है इसका। तो क्या हो जाएगा फिर -4/t²। अब डिवाइड कर देना है, अब तुम्हें फाइंड करना है dy dx। तो dy dx के लिए dy dt इज डिवाइड बाई dx dt। क्लियर, डिवाइड कर दोगे तो -4/t² इज डिवाइड बाई किससे होगा 4। तो क्या रह जाएगा केवल आपके पास -1/t², क्योंकि इसके नीचे 1 मानोगे तो 1/4 वही नीचे पहुंच जाएगा, 4 से 4 लेफ्ट हो जाएगा तो केवल बचेगा -1/t²। आता है हमें फाइंड हो जाता है dy dx इक्वल माइनस का 1/t²। कोई शक? देखिए यहाँ पर थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रेस्पेक्ट में दोनों का कर देंगे, तब यहां से फाइंड होगा dx d थीटा इक्वल cos थीटा का क्या होता है माइनस साइन। यहाँ पर 2 आएगा मल्टीप्लाई में और माइनस भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 2 sin 2 थीटा। ठीक इसी प्रकार से इसका करेंगे तो dy d थीटा साइन का हो जाएगा cos थीटा, यहाँ पर भी 2 आएगा तो माइनस का 2 cos 2 थीटा। अब डिवाइड कर देना है हमें, तो हमें फाइंड करना है dy dx इक्वल हो जाएगा dy d थीटा इज डिवाइड बाई dx d थीटा। डिवाइड करो तो यहाँ पर आ गया cos थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा इज डिवाइड बाई, अब ये से पॉजिटिव को भले ही पहले लिख देता हूँ, नेगेटिव को बाद में लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 sin 2 थीटा माइनस साइन थीटा। प्राप्त हो गया कि नहीं, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन प्ले करो। तो यहाँ भी थीटा पैरामीटर है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dx d थीटा, एक कांस्टेंट है, थीटा का क्या होगा 1, जैसे x का 1 होता है, साइन का क्या होगा cos, तो ये हो गया। ऐसे ही इसका करेंगे dy d थीटा, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 का भी 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब डिवाइड कर देना चाहिए, dy dx इक्वल हो जाएगा dy d थीटा इज डिवाइड बाई dx d थीटा। देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस का बचा हुआ है a sin थीटा, यहाँ ध्यान देंगे डिवाइड कर रहा हूं a इंटू 1 माइनस cos थीटा, a से a लेफ्ट हो गया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1 माइनस cos ऑफ 2a इक्वल हो जाता है 2 sin स्क्वायर a। देखिए cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos 2 थीटा को उधर ले जाके देखेंगे तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर होता है, उससे मैंने ट्रांसफर कर दिया। साइन के टर्म्स में, साइन के पदों में cos 2 थीटा की वैल्यू ये होती है और cos के में होती है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो वहां पर 1 प्लस cos 2a की वैल्यू हो जाती है 2 cos स्क्वायर। तो इसे यहाँ पर यूज कर दीजिए 1 माइनस, और साइन का तो पता ही है तुम्हें, साइन का तो ये होता ही है sin 2a इक्वल टू sin a cos a, sin a cos a, दोनों यूज कर देंगे तब यहाँ पर ये तो लेफ्ट हो गया है, ऊपर तो बचेगा माइनस का 2
साइन थीटा है, हाफ दी एंगल का फॉर्मूला है, आधा एंगल किया जाएगा थीटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2। आप देख लीजिए यहाँ पर 2a से a आ रहा है तो हाफ हो जाएगा एंगल, अपॉन नीचे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखें क्या फाइंड हो गया, dy dx सिंपल हमें फाइंड हो जाता है, 2 से 2 लेफ्ट हो गया, एक साइन की पावर, तो माइनस का क्या बन गया कॉट, तो माइनस का कॉट थीटा बाई 2। क्लियर हो गया? ठीक, टी है तो दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा, तो पहले x वाले को कर लेते हैं फिर y वाले को करेंगे। तो x के लिए कर रहे हैं तो dx dt, यहां पर कौन सा नियम लगेगा, भाग नियम, अंश बटे हर वाला। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला ये होता है u अपॉन v डैश इक्वल हर अंश का माइनस अंश हर का, यानी डेनोमिनेटर तब न्यूमरेटर का करते हैं, फिर माइनस न्यूमरेटर को स्थिर रखते हुए डेनोमिनेटर का करते हैं, अपॉन डेनोमिनेटर का क्या हो जाता है स्क्वायर। ठीक, तो dx dt फॉर्मूला में शिफ्ट कर रहा हूं पहले, ये आपका डेनोमिनेटर और यहां पर न्यूमरेटर का क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएट किया जाएगा इसे, माइनस अब ये कांस्टेंट रखा जाएगा साइन क्यूब टी, और अवकलन किसका किया जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t का। ठीक, समझ में आ रही है बात, अपॉन जब इसका स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t ये होल स्क्वायर में आ जाएगा, शिफ्ट हो गया फॉर्मूला। अब अवकलन करते हैं तो ये तो कांस्टेंट है ही, तो ये तो यही लिख देंगे cos 2t। यहां अवकलन करेंगे तो पहले ये देखें फंक्शन किस प्रकार का है, कौन सा फॉर्मूला चाहिए हमें, x और n वाला चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक का यही होता है। तो पहले 3 पावर का होगा, 3 पावर का होगा तो 3 पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और साइन पे 1 पावर कम हो जाएगी, साइन उसका t हो जाएगा। फिर हम किसका करेंगे, साइन का करेंगे, तो साइन का क्या हो जाता है cos t, उसके बाद t का भी 1 हो ही जाएगा। तो ये हो गया इसका हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस ऑफ, ये तो अपना स्थिर चल ही रहा है साइन क्यूब टी, यहां ध्यान दीजिए ये कैसा बना है एल्जेब्रिक, तो हाफ पावर का होगा, अंडर रूट का क्या होता है आपको सीधा बता दिया गया है 1/2 रूट, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1/2 रूट। अब अंडर रूट के अंदर जो लिखा है सो लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है cos 2t। अब cos का क्या होता है माइनस, तो cos का यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा sin 2t, लेकिन 2t का जब करेंगे तब 2 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। इस डिवाइड बाई ये तो होल स्क्वायर से सीधे वर्गमूल को खत्म कर दो, cos 2t हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर 2 से 2 लेफ्ट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका एलसीएम लूंगा मैं ऊपर अंडर रूट cos 2t, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये cos 2t हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा, और ये 3 में पहले लिख देता हूं, और यहाँ पर बचता है आपका साइन स्क्वायर t और cos t, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 लेफ्ट हो गया है और ये एलसीएम में आ गया है, तो यहां बचता है साइन क्यूब टी और यहां बचता है साइन 2t। ठीक है, ए अपॉन एलसीएम में नीचे आ गया है, तो यहां पर 3/2 पावर हो जाएगी cos की, आधी पावर आ गई ना यहां से अंडर रूट वाली, तो एक यहां पर है cos 2t। अब देखिए आगे, ये डबल एंगल है, ये सिंगल एंगल है, यहाँ पर भी डबल एंगल है, तो दोनों जगह मैं फॉर्मूला दे देता हूँ सिंगल एंगल वाले। साइन का तो एक ही होता है, साइन 2 sin t cos t हो जाएगा। कॉस के 2 होते हैं, साइन वाला दूं कि कॉस वाला दूं, तो मैं देख रहा हूँ साइन क्यूब बन रहा है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा आगे, साइन 3t वाला बन जाएगा, तो मैं साइन के पदों में ही दे देता हूँ इसका फॉर्मूला। तो यहां पर ये फॉर्मूले में क्या आ रहा है, 3 साइन वाला फॉर्मूला दे रहा हूं, तो 1 - 2 sin स्क्वायर t cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, साइन के टर्म्स में, और यहां पर ये चल ही रहा है sin स्क्वायर t और cos t प्लस sin क्यूब t, और यहां पर sin 2 थीटा का क्या होता है 2 sin t cos t, ये फॉर्मूला यहां लगा दिया, अपॉन cos की पावर चल रही है आपकी 3/2 2t। अब देखो यहां पर साइन की 2 पावर है, यहां पर 3 है, यहां पर cos है, यहां पर भी एक cos है।
साइन की 2 पावर कॉमन में आ रही है, कॉस की 1 आ रही है, पर मैं साइन की 1 ही लूंगा। क्यों लूंगा 1? क्योंकि साइन की 1 पावर इसलिए लूंगा कि उस फॉर्मूले के अंदर मुझे साइन की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर भेजना पड़ेगा। अभी समझ में आ जाएगा आगे जब लेंगे कॉमन। तो यहां से मैंने कॉमन ले लिया है साइन टी कॉस टी, कॉमन ले लिया, तब क्या बचेगा? यहां पर से कॉमन निकाल लिया साइन तो, और कॉस टी तो एक साइन रह जाएगा अकेला, साइन की 2 पावर एक साइन रह जाएगा, वो इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 3 साइन टी बचेगा, 3 साइन टी बचेगा अकेला यहाँ पर। तो अंदर क्या रह जाएगा आपका 3 साइन टी। अब यहाँ पर साइन टी यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 भी मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस के 6 साइन क्यूब हो जाएंगे। और यहाँ पर आपने इसे तो कॉमन निकाल ही लिया है, यहाँ पर 2 साइन क्यूब बचा हुआ है, ये माइनस का 6 बचा हुआ है तो माइनस का 4 बचेगा। तो माइनस के कितने बचेंगे आपके पास? 4 साइन क्यूब टी। अब आपको ध्यान आ गया होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th में, कौन सा वाला? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका होता है? साइन 3 थीटा का। तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब कौन चल रहा है? कॉस ऑफ 3/2 2t, और ये फॉर्मूला बन जाता है और ये प्राप्त हो जाता है साइन टी कॉस टी, और ये फॉर्मूला हो जाता है साइन 3t अपॉन कॉस 3/2 2t। ये वैल्यू फाइंड हो गई आपको dx dt की। ठीक इसी प्रकार से dy dt की फाइंड करेंगे। हाँ, अब dy dt फाइंड करेंगे तो dy dt इक्वल, देखिए, हर cos 2t और cos qt का क्या होगा? अवकलन माइनस cos qt, और डिफरेंशिएट किसका होगा? अंडर cos 2t का, अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये cos 2t। cos क्यूब का करेंगे, ये तो स्थिर रहेगा cos t, इसका हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t, और cos का होगा माइनस साइन, तो माइनस आ जाएगा, माइनस ये तो अभी किया ही है cos क्यूब t, इसका करेंगे तो माइनस 2 और साइन 2t अपॉन में 2 अंडर रूट cos 2t, अभी किया है जस्ट पहले, अपॉन cos 2t। एलसीएम लेंगे फिर तो एलसीएम में ये आएगा, या मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा cos 2t, और ये माइनस का 3 cos स्क्वायर t साइन t, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 क्या हो गया? लेस, और ये यहाँ एलसीएम में आ गया तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 2 नहीं बचेगा, 2 तो लेस हो गया, केवल ये बचेगा cos क्यूब t साइन 2t इज डिवाइड बाई कितनी पावर हो जाएगी cos की? 3/2। क्लियर? अब इसके बाद आगे यहां पर मैं देख रहा हूं cos 2 थीटा, यहाँ पर sin 2 थीटा, तो cos 2 थीटा यहाँ cos q है तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा ही आगे, cos का बनेगा तो यहाँ पर किसके पदों में देना है वैल्यू? cos के में। तो cos के में क्या होती है वैल्यू? cos ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लगाइए यहाँ पर, तो माइनस का 3 और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, और ये चली रहा है अपना cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t, और इसकी वैल्यू है 2 साइन t cos t, साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से, अपॉन cos 3/2 2t। अब देखते हैं यहाँ पर साइन टी cos t को मैं कॉमन ले लूंगा यहां से, तो कॉमन में मैंने ले लिया साइन टी cos t, तो क्या बचता है यहाँ पर? एक cos रह जाएगा, cos इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 6 cos क्यूब बनाएगा, और यहां पर बन जाएंगे 2 cos क्यूब, तो माइनस के 4 बच रहे हैं, जब प्लस के 4 आने चाहिए cos 3 थीटा में, तो माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो माइनस कॉमन लेके फिर क्या बचेगा अंदर? 4 cos क्यूब t, और यहां पर cos है तो ये माइनस माइनस प्लस होके 3 cos t। तो देखिए यहां पर ये तो इसमें सबमिट हो गया, और ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया है,
तो माइनस तो कॉमन ही आ गया, तो माइनस बचेगा यहाँ पर ए cos t के साथ, ये मल्टीप्लाई यहाँ से करेगा, 3 माइनस मैंने हटा दिया है, तो 3 cos t माइनस का हो जाएगा, तो आगे बचेगा माइनस का 3 cos t। समझ में आ गया भाई? माइनस भी तुमने कॉमन लिया है नहीं, तो यहाँ पर ये माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कॉमन लेने से, तो देखो यहाँ पर ये क्या बचेगा, प्लस का बचेगा आपके पास 6 cos क्यूब t, और ये माइनस हो जाएगा कॉमन लेने से, तो माइनस का तो कम हो गया, तो यहाँ पर बचा 4 cos क्यूब t, और ये इससे माइनस हो जाएगा, माइनस का 3 cos t, ये बचेगा आपके पास। अपॉन में नीचे चल ही रहा है cos की पावर 3/2 2t। अब ये फॉर्मूला बन गया cos 3 थीटा का, तो ये फाइंड हो जाएगा हमें माइनस का sin t cos t cos 3t इज डिवाइड बाई cos 3/2 2t, ये dy/dt फाइंड हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो dy/dt डिवाइड बाई dx फाइंड करने के लिए dy/dx इक्वल होगा dy/dt इज डिवाइड बाई dx/dt। तो dy/dt की वैल्यू कहां पर है, ये रही माइनस का sin t cos 3t, और dx/dt की वैल्यू ये है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, पहले dy/dt की वैल्यू रखें माइनस का sin t cos 3t अपॉन क्या है, cos की पावर 3/2 cos 3/2 2t। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं, dx/dt से, तो ये कहां चला जाएगा, पलट के मल्टीप्लाई में, तो यहां पहुंच जाएगा cos 3/2 2t अपॉन में आ जाएगा sin t cos t sin 2t sin 3t। अब देखिए क्या बचता है अपने पास, dy/dx, ये sin t cos t लेफ्ट हो गया, ये भी लेफ्ट हो गया, तो ऊपर रह जाता है cos 3t और नीचे रह जाता है sin 3t, तो माइनस का cos 3t अपॉन sin 3t, और एंगल सेम है दोनों, तो क्या बना लेंगे, ये tan बना लेंगे, cot बना लेंगे, cos बटे sin है तो cot बना लेंगे, तो ये बना लेंगे cot ऑफ 3t। क्लियर? यह पैरामीटर कौन है, t, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहां पर ये फाइंड होगा dx/dt इक्वल a cos का क्या हो जाएगा माइनस sin t, और log का करेंगे तो 1 फॉर्म में आएगा, तो 2 tan t/2, tan का क्या होगा sec स्क्वायर, मल्टीप्लाई में चलाएगा t/2, और t/2 का क्या होता है हाफ, ये दो कहां से आ गया, t/2 का करेंगे तो हाफ आएगा, तो ये हाफ आ गया। फिर समझिए एक बात, पहले log का किया तो log का 1 tan t/2, फिर tan का किया तो sec स्क्वायर t/2, मल्टीप्लाई में चलाएगा चैन रूल से, फिर t/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हाफ आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करें, a माइनस sin t प्लस सेक को नीचे ला रहा हूं तो नीचे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, तो 2 ये हो जाएगा cos स्क्वायर t/2, और tan क्या हो जाता है sin t/2 अपॉन cos t/2। a माइनस sin t प्लस 1 अपॉन एक cos की पावर हट जाएगी यहां से, तो 2 cos थीटा sin थीटा sin 2 थीटा, तो sin t बन जाएगा, ये जानते हो 2 sin थीटा cos थीटा, तब क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, तो t/2 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा t। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो a एलसीएम लूंगा तो माइनस का sin स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1 अपॉन sin t, 1 माइनस sin स्क्वायर क्या बन गया cos स्क्वायर, तो क्या फाइंड हो जाएगा फिर a cos स्क्वायर बन गया ऊपर cos स्क्वायर t अपॉन sin t, ये वैल्यू किसकी आ गई है dx/dt की। अब वैल्यू किसकी फाइंड करें dy/dt की, तो देखो dy/dt क्या आएगा, dy/dt तो बहुत छोटा है, a cos t आ जाएगा सीधा,
अब डिवाइड कर देना है। अब हमें फाइंड करना है dy dx। तो dy dx सिंपल क्या हुआ, dy dt डिवाइड बाई dx dt, डिवाइड कर दो। तो dy dt की वैल्यू है a cos t, डिवाइड किससे करोगे, इससे डिवाइड करोगे, तो डिवाइड बाई a cos स्क्वायर t अपॉन sin t। ध्यान देंगे यहाँ पर a से a लेफ्ट हो गया, एक cos की पावर भी लेफ्ट हो जाएगी, sin का ऊपर पहुंच जाएगा और cos नीचे रह जाएगा। तो ये हो जाएगा sin t अपॉन cos t और ये बन जाएगा अपना tan t। तो हमें प्राप्त होता है dy dx इक्वल tan t। ठीक है, पैरामीटर यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो dx d थीटा क्या हो जाएगा जी, सेक का क्या होता है, सेक टेन, तो ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। dy d थीटा b टेन का होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब dy dx dy d थीटा इज डिवाइड बाई dx d थीटा, डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा इज डिवाइड बाई a sec थीटा tan थीटा। देखो क्या फाइंड होगा, a sec स्क्वायर है, नीचे sec है, तो ऊपर रह जाएगा sec और नीचे रह जाएगा tan। तो यहाँ पर b अपॉन a, ऊपर क्या है sec, sec को क्या कहेंगे 1 अपॉन cos, तो sec तो हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा और tan क्या हो जाएगा sin बटे cos। तो cos से cos फिनिश हो गया, sin को रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, sin ऊपर ले जाएंगे तो कोसेक, तो क्या बचेगा b अपॉन a कोसेक थीटा। ये फाइंड हो गया आंसर। तो यहाँ पर थीटा पैरामीटर है, थीटा के रेस्पेक्ट में कर देंगे। तो ये हो जाएगा dx d थीटा, ये कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस sin थीटा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड से होगा uv से, तो यहाँ पर थीटा का कर दिया 1 हो गया, साइन थीटा स्थिर रखते हुए फिर साइन का करूंगा तो कॉस, तो प्लस का आ जाएगा थीटा कॉस थीटा। अब यहां से देखो ये क्या फाइंड हो जाएगा, dx d थीटा, साइन से साइन लेस हो गया तो केवल रह जाएगा a थीटा कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार से यहां समझे dy d थीटा, ये कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये भी फर्स्ट सेकंड से होगा यूवी लेबनिज से, लेकिन ये माइनस आगे जा रहा है ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइनस जा रहा है, थीटा का करूंगा 1 हो जाएगा तो केवल रह जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। आगे मैं करूंगा कॉस का, और थीटा कॉस स्थिर रखा है मैंने, तो कॉस का माइनस होगा, माइनस यहाँ से जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा थीटा साइन थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस लेफ्ट हो जाएगा तो केवल रह जाएगा a थीटा साइन थीटा। अब डिवाइड कर दीजिए। अब हम फाइंड कर लेंगे dy dx। तो dy dx क्या हो जाना चाहिए, dy d थीटा इज डिवाइड बाय dx d थीटा, डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो a से a गया, थीटा से थीटा, यहाँ पर साइन थीटा बचेगा, यहाँ पर cos थीटा बचेगा, तो क्या बना लेगा ये tan थीटा, तो tan थीटा बना लेगा सीधा dy dx। फाइंड हो गया dy dx। यहाँ x इक्वल y इक्वल वैल्यू मिल रही है t के पदों में, पैरामीटर t है, परंतु हमें जो शो करना है वो y और x के टर्म्स में करना है। तो इस वक्त पैरामीटर का एलिमिनेशन टिपिकल है, तो पहले हमें पैरामीटर के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेना चाहिए, अब प्लस उसके बाद हमें एलिमिनेट कर देंगे किसको, t को। तो देखो फाइंड करते हैं। तो dx dt इक्वल यहाँ पर किसका होगा, पहले अंडर का क्या होता है 1/2 रूट, रूट के अंदर जो है सो लिख देंगे। अब इसके बाद अंडर के अंदर क्या है, t के रेस्पेक्ट में किया है, t नहीं है कुछ और है, उसका करना पड़ेगा। तो a की पावर, तो a की पावर का नियम लगेगा, तो a की पावर का क्या होता है, a की पावर इंटू लॉग a, a की पावर x इंटू लॉग a, तो a की पावर ही आ जाएगा, तो a की पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। अभी a की पावर का हुआ है, साइन इनवर्स का नहीं हुआ है, पावर का नहीं हुआ है। अब पावर में कौन है, t नहीं है, साइन इनवर्स t है, तो साइन इनवर्स का भी करना पड़ेगा, तो उसका होता है 1/√1 माइनस t स्क्वायर। तो ये फाइंड हुआ।
क्या dx dt, ऐसे ही फाइंड करेंगे dy dt। अब dy dt देखिए, तो dy dt फाइंड करना अंडर रूट का होगा तो 1/2 रूट के अंदर है a की पावर cos इनवर्स t। अब यहां पर a की पावर का होगा, a की पावर का होता है a की पावर log a, फिर cos इनवर्स का होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो -1/√1 माइनस टी इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आप फाइंड करते हैं dy dx, dy dt डिवाइड बाई dx dt, फाइंड कर दो। तो यहां ध्यान देंगे, यहां log a तो लेफ्ट हो जाएंगे, 2 भी लेफ्ट हो जाएगा, ये फैक्टर भी लेफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो बचेगा, वो लिख रहा हूं मैं, तो किसका बचेगा माइनस का, तो माइनस का क्या बचेगा अपने पास, केवल a की पावर cos इनवर्स t। यहां पर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा, a अंडर के अंदर है, ये अंडर के अंदर नहीं है, तो अंडर टाइम्स डिवाइड कर देगा इसको, ये भी इसको अंडर टाइम्स, भाई ये ही फैक्टर है सेम, a की पावर sin इनवर्स t, ये वर्गमूल के अंदर है, ये वर्गमूल के अंदर नहीं है, तो वर्गमूल यहां लग जाएगा सीधा, तो वहां पर क्या बचेगा, अंडर के अंदर बचेगी ये वाली वैल्यू, तो अंडर रूट ऑफ बचेगा a की पावर cos इनवर्स t, और नीचे क्या बचेगा, ऐसे ये बचेगा अंडर रूट ऑफ a की पावर sin इनवर्स t। अब हमें जो प्रूव करना है dy dx, तो देखिए यहाँ पर क्या है, a की पावर cos इनवर्स t की वैल्यू y, तो इसकी वैल्यू क्या है x, तो रख दीजिए वहां, तो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू है y और ये वैल्यू है x, तो सीधा का सीधा प्रूव हो गया। यदि हम इस समय t को एलिमिनेट करते तो टिपिकल था, ये सीधी की सीधी वैल्यू आ गई ना, a की पावर cos इनवर्स t क्या है y और ये क्या है x, प्रूव हो गया y ऊपर x टर्म। समझ में आ गया पूरी तरह से? कोई क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में? कोई नहीं है, एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो भी ध्यान दें, वो रेगुलरिटी बनाए रखें। अगर रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं आएगा। अगली थ्योरी आपकी ओपन कराई जाएगी पूरी तरह से, तो जुड़े रहें क्लास के साथ। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।